समझ रहे थे कि अम्ल को जब तनुकृत करते हैं, अर्थात जब अम्ल को तनु बनाना होता है तो अम्ल में जल क्यों नहीं डालते हैं, जल में अम्ल क्यों डाला जाता है। तो उसमें समझाया गया था कि चूंकि अम्ल और क्षार के जल से के साथ जो अभिक्रिया होती है वो आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस कारण से अगर अम्ल में जल डालेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस कारण से वह अम्ल उबलने लगेगा, जिससे वो उछल करके बाहर भी गिर सकता है और व्यक्ति को जलने की संभावना रहती है। कांच का बर्तन टूट भी जा सकता है। इसी कारण से अगर आप जल में अम्ल डाला जाते हैं तो जल में अम्ल धीरे धीरे डालते हैं और उसको हिलाते रहते हैं ताकि ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती रहती है। और इस कारण से आपको जल में अम्ल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अम्ल जल में डालेंगे तो उसमें जल की मात्रा अधिक भी है और धीरे धीरे डालते हैं, ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती रहती है। इसी कारण से आपको वो सुरक्षित तरह से आप है जल में अम्ल डालना, अम्ल में जल को नहीं डालना चाहिए। यह चीज़ आपको समझा गया था। इसके बाद और है कि अम्ल को जब तनुकृत किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। जाहिर सी बात है, प्रश्न देखने में छोटा है, टेडियस प्रश्न है, क्योंकि आपको अगर ये जानकार है तो कोई भी पदार्थ देखिए विलयन में जब तनु होता है तो उसकी वियोजन अधिक होती है। अगर इस पर आधारित है कि तनु विलयन में वियोजन अधिक होती है तो आयनों की संख्या तो बढ़ जाती है उसकी वियोजन के फलस्वरूप। लेकिन चूंकि जल को से तनु किया जाता है और जल का वियोजन आपको कम होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, तो अम्ल की मात्रा घट जाएगी तो वियोजन अधिक भी होगा, तो क्या होगा, उसके आयन कम पैदा होंगे, अब मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रकार अगर जल में अम्ल में जल डालेंगे, तनु किया जाएगा, तो तनु करने पर उसमें H3O+ आयन की संख्या जो होगी कम होगी, ठीक ना। इसी कारण से 1 मोलर HCl होगा, 1 मोलर NaOH होता है, तो इसका आपका अम्लीय प्रबल अम्लीय विलयन बन जाता है। उसमें उसकी सांद्रता को कम करते हैं तो वो आपका उसमें अम्लता उसकी प्रबल अम्लता घटती है। इसके मतलब क्या है, उसमें H3O+ आयन की मात्रा क्या होती है, सांद्रता घटती है। तो इस तरह से तो यह चीज़ है। लेकिन अगर इस तरह से कहा जाएगा, कहीं प्रश्न दूसरी तरह से पूछ दिया जाएगा, तो ये मत भूलिएगा किसी विलयन को तनु करते हैं तो उसमें वियोजन की मात्रा यानी अधिक आयन टूटते भी हैं, ये भी जाहिर सी बात है। तो चूंकि अम्ल अधिक टूटेंगे लेकिन जल की मात्रा बढ़ रही है और जल की मात्रा में भी H3O आयन रहते हैं, तो जल का वियोजन बहुत कम होता है और जल की मात्रा बढ़ने से परिणाम में जो होगा H3O+ आयन कम होंगे। तो यह आपको ये थोड़ा सा जवाब था आपका इसका। इसके बाद था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तब क्या मिलाते हैं। प्रश्न ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। तो जब आप जानते हैं कि NaOH में खुद ही आपको क्या होता है, आपको हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं और फिर किसी क्षारक का ही अधिक मात्रा मिलाया जाता है तो उससे भी हाइड्रोक्सिल आयन आपको उपस्थित होंगे। क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आप क्या हो जाएगी, उस सांद्रता आपकी बढ़ जाएगी। अब कह रहा है कि आपके पास 2 विलयन दिया गया है, A और B नाम है उसका। A का pH मान 6 है और विलयन B के pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। तो आप जवाब क्या बताएंगे। आप जानते हैं कि pH अब जैसे मतलब 6 है तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन आपका H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁶ होगी, इसको क्या, और आप पर जिसमें H है उसमें 10⁻⁻8 होगी, तो ये माइनस में, इसलिए ये मान क्या होगा, अधिक होगा, ये मान कम होगा। इसके मतलब कि क्या है, आपका जिसका pH 6 है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, आपको अधिक होगी। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो वही विलयन क्या है, आपका अम्लीय होगा। और जिसका pH 7 है 8 है उसमें क्या होगा,
उसमें हाइड्रोजन आयन की क्षमता आपको कम होगी। चूंकि 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है, अब उससे भी कम हो जाएगी, -8 है, इसलिए क्या होगा, ये विलयन क्षारीय होगा। तो इसके आधार पर आप उसकी प्रकृति का आकलन करेंगे। अब कह रहा है कि H+ आयन एक्वस आयन की क्षमता के विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह किसी विलयन में H+ आयन ही उसकी प्रकृति को निर्धारित करता है। इसलिए कि समांतर से ध्यान रखिए कि H+ आयन और OH- आयन दोनों की क्षमता गुणनफल एक नियत राशि होती है जलीय में, और 10 के पावर -14 होती है। दोनों का आयन फिक्स है। अब H+ आयन की सांद्रता और दोनों, जब दोनों इतना होता है और सामान्य उदासीन विलयन होता है तो दोनों का मान 10 के पावर -7 10 के पावर -7 बराबर होता है। अब यदि H+ आयन की क्षमता बढ़ेगी तो OH आयन की क्षमता, जब दोनों गुणनफल आपको -14 है तो एक H+ आयन की क्षमता बढ़ती है तो OH आयन की क्षमता आपको घटेगी, तब जाकर दोनों बराबर हो 10 के पावर -14 हो गए। इस आधार पर आपको H+ की आयन की सांद्रता बढ़ जाने से ही आपको क्या होगा, वो विलयन आपको अम्लीय हो जाएगा। और जब सामान्य जो विलयन है जिसमें दोनों बराबर है उसे कम हो जाएगी तो विलयन क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। तो इसी के आधार पर आपको H+ आयन की सांद्रता ही उसकी प्रकृति को निर्धारित करता है। जितना आपको H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी वो विलयन उतना ही अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक ना, और उसका pH उतना ही आपको कम आएगा। अंत में pH कितना होता है, जो सबसे प्रबल अम्ल होते हैं उसका pH आपका 0 के बराबर होता है। क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होता है? तो अभी जो प्रश्न बताया गया था कि जब दोनों का गुणनफल जो होता है आपको 10 के पावर 14 होता है, तो दोनों में तो उदासीन है तो 10 के पावर -7 10 के पावर -7 होगा। अब अगर जो क्षारीय विलयन होते OH आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसमें H+ आयन की सांद्रता घटती, लेकिन 0 नहीं रहती है, वो भी रहती है क्योंकि दोनों गुणनफल -14 रहना है। अब चूंकि अधिक मात्रा में OH आयन रहते हैं तो उसकी प्रकृति निर्धारित करेगा, तो यानी विलयन क्षारीय हो जाता है। और दोनों बराबर रहते हैं तो उदासीन होगा, और H+ आयन अधिक होता है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। इस प्रकार अम्लता और क्षारीयता का निर्धारण जो होता है आपको H+ आयन की सांद्रता से ही मान लिया गया है कि वो आपको दोनों बराबर हो गए तो आपको उदासीन होगा। H+ आयन की सांद्रता अगर अधिक हो जाएगी 10 के पावर -7 से तो विलयन आपको अम्लीय हो जाएगा, और H+ आयन की सांद्रता 10 के पावर -7 से आपको कम हो जाएगी, यानी -8 -9 हो जाएगी, तो क्या होगा, वो विलयन क्षारीय होगा। तो इसी के आधार पर आपको यानी क्षारीय विलयन होगा उसमें भी H+ आयन होते हैं, अम्लीय विलयन होता है उसमें भी होते हैं। क्षारीय विलयन में कम होते हैं, अम्लीय विलयन में अधिक होते हैं। यानी किससे अधिक होंगे, तो क्षारीय विलयन में आपको OH आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, OH आपका हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, और अम्लीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता आपको अधिक होती है। यही चीज था आपका। कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है? आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो और कैल्शियम कार्बोनेट अगर डाला जाए तो ये आपको ये सभी उस जब अगर मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी तो आपको ये पदार्थ जो होते हैं उसकी अम्लता को उदासीन करने का कार्य करते हैं। तो आपको अगर मिट्टी अम्लीय है, ठीक ना, तो उसमें चूना का ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब एक पूछा है Cl2 का आपका व्यापारिक नाम क्या है या प्रचलित नाम क्या है? तो आपका इसका प्रचलित नाम क्या होता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं,
क्या कहते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। रासायनिक नाम क्या होगा इसका, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम आपका क्लोरोहाइपोक्लोराइड कहते हैं। लेकिन इसका व्यापारिक नाम क्या है आपका, ब्लीचिंग पाउडर होता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो आप जानते हैं कि Ca यानी बुझा हुआ चूना जो होता है वो क्लोरीन से क्रिया करके CaOCl2 बनाता है। तो जवाब क्या होगा आपका, बुझा हुआ चूना होगा। और यह बुझा हुआ चूना ही क्या करता है, आपको ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। अब प्रश्न है कि आपको कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कठोर जल को मृदु करने के लिए आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, आपका मार्केट नाम धावन सोडा कहते हैं, ठीक ना। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा ही क्या होता है, आपको यह जल की जो कठोर होती है, दोनों प्रकार कठोरता यानी आपको अस्थाई और अस्थाई, उस कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जल की कठोरता को दूर करने में ये उपयोगी होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 होगा, इसको गर्म करना है। तो गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और आपका इस प्रकार अगर इसको बैलेंस लिखेंगे तो इस रूप में आपको सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस आपको जलवाष्प होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकलेगी। तो इस प्रकार यह सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उसकी समीकरण लिखना था, तो ये आपको समीकरण प्राप्त हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो अब जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का हेमी हाइड्रेटेड होता है, यानी जल के इसमें आधे अणु होते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए 3/2 जल के अणु इसमें जोड़ देते हैं। तो CaSO4 × 2H2O जिसको जिप्सम कहते हैं, तो ये जिप्सम का सूत्र है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इस प्रकार आपका अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न थे उसको आपको बताया गया।